तो आज का हमारा टॉपिक है टाइफाइड फीवर। ठीक है। टाइफाइड फीवर हमारा एक तरीके का संचारी रोग है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स क्या है, क्या क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं और क्या क्या लैब टेस्ट होते हैं हमारे टाइफाइड फीवर को जांचने के लिए, और क्या कैसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। सबसे पहले आता है हमारा व्हाट इज टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर है क्या? रिजल्ट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफाई। एक ये सिस्टमिक इन्फेक्शन जो हमारे सिस्टम को अफेक्ट करता है, और ये हमारे किसकी वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफाई की वजह से। क्लिनिकली कैरेक्टराइज्ड बाय टिपिकल कंटिन्यूस फीवर। और ये क्लिनिकली कैसे हमें पता चलता है? इसमें लगातार बुखार रहेगा पेशेंट को 3 से 4 हफ्तों तक, रिलेटेड ब्रेडिकार्डिया, और उसका जो पल्स रेट है वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ intestinal lymphoid tissue, reticuloendothelial system and gallbladder। और इससे उसका जो इंटेस्टाइन सिस्टम है, मतलब जो उसके आते हैं, ठीक है, एंडोथीलियल सिस्टम है, उसका जो गुर्दा है, गॉल नहीं, गॉल ब्लैडर कुछ और, ठीक है, और गॉल ब्लैडर को भी अफेक्ट करता है। एंटेरिक फीवर इंक्लूड बोथ टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर। और एंटेरिक फीवर है हमारा दूसरा नाम टाइफाइड फीवर का, जिसमें हमारा टाइफाइड फीवर और पैराटाइफाइड फीवर दोनों आता है। में अकर स्पोरेडिकली, एपिडेमिकली और एंडेमिकली, ठीक है, और फाउंड ओनली इन ह्यूमंस, और ये इंसानों की ही बीमारी है। तो हमारा ये जो था कार्ल जोसेफ एब्रेथ ने डिस्कवर्ड किया था टाइफाइड बेसिलस। टाइफाइड से जिस बैक्टीरिया से होता है उसका खोज करी थी हमारे कार्ल जोसेफ एब्रेथ ने 1880 में। और जॉर्जिस विडाल हु डिस्क्राइब द विडाल टेस्ट ऑफ ब्लड इन 1896। और जॉर्ज विडाल ने एक टेस्ट जो हमारा कंफर्मेशन टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, वो जॉर्ज विडाल ने किया था। ये खून की जांच होती है, उन्होंने ये इसका आविष्कार 1896 में किया था। अब WHO ने एस्टिमेट जब किया था तो उनको यह पता चला कि ग्लोबल बर्डन एट 11 to 20 मिलियन एनुअली। तो पूरे हमारी अर्थ में, पूरे ग्लोब में 11 से 20 मिलियन लोगों को साल भर में टाइफाइड होता है। ठीक है। 1,28,000 से लेकर 1,28,000 से 1,61,000 डेथ पर ईयर हमारा लोगों में होती है। पूरे अगर हम कंट्री सब पूरे अर्थ में देखें, वो हमारा टाइफाइड से होती है। प्रीडोमिनेंटली इन स्कूल एज और यंगर चिल्ड्रन, ठीक है, और ये ज्यादातर स्कूल एज वाले, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, और जो जवान लोग बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा होती है, कम उम्र वालों में। मेजॉरिटी ऑफ दिस बर्डन अकर्स इन एशिया। और ज्यादातर यह बीमारी एशिया में पाई जाती है। ठीक है, इंडिया एशिया के अंदर ही आता है। In Southeast Asia, 50% or more of strains bacteria has multi-drug resistance। और Southeast Asia में 50% और उससे ज्यादा ऐसे स्ट्रेन पाए गए हैं इस बैक्टीरिया के जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, मतलब कि दवाई देने से भी ठीक नहीं होता। फिर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एंडेमिक इन इंडिया, ये इंडिया में एक तरीके की महामारी है। 2017 का डेटा यह शो करता था कि 2.22 मिलियन केसेस एंड 493 डेथ्स। ठीक है, 2017 में जब सेंसस हुआ था तो उस समय यह देखा गया है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 2.22 मिलियन इंडिया में केस फाइंड हो रहे थे टाइफाइड के, जिसमें हमारे 493 डेथ होती थी। मैक्सिमम केसेस अकर इन उत्तर प्रदेश, और ज्यादातर केसेस हमारे उत्तर प्रदेश में होते थे, और उसके बाद वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में। एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, इसमें हमारा एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्राइड होता है उसमें हमारा एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर, एनवायरमेंट एंड सोशल फैक्टर, इंक्यूबेशन पीरियड एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। तो सबसे पहले हमारा एजेंट फैक्टर होता है जिसकी वजह से ये हमारे को टाइफाइड होगा, उसको हम होस्ट बोलते हैं।
टाइफाइड फीवर मेनली कॉज बाय द बैक्टीरियम, टाइफाइड फीवर हमारा एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफाई, फ्रॉम अ फैमिली एंटेरोबैक्टीरिया, ठीक है। और वो किसकी फैमिली से होता है, हमारा एंटेरोबैक्टीरिया की फैमिली में ये होता है टाइफाइड, ये सैल्मोनेला टाइफाई। H. para A, Salmonella para type A and Salmonella para type B are relatively infrequent, और Salmonella का टाइफाइड पैरा टाइफाइड का A वाला और B वाला बहुत इनफ्रीक्वेंट है, मतलब जल्दी नहीं देखने को मिलते हैं। एस सेल्मोनेला टाइफाइड इज ग्राम नेगेटिव, और जो सेल्मोनेला जिसकी वजह से टाइफाइड फीवर होता है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, facultative aerobic non-spore forming bacteria that is motile due to Petricosis flagella, ठीक है। और ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मतलब क्योंकि इसके पास फ्लैजिला होता है। थ्री मेन एंटीजन O, H and VI एंड द नंबर ऑफ फेजेस टाइप एट लीस्ट 80, और इसमें अलग अलग तरीके के एंटीजन होते हैं जैसे कि O, H and VI एंड नंबर ऑफ फेज, और इसमें अलग अलग फेज भी होते हैं, एट लीस्ट 80 तरीके के फेजेस होते हैं हमारे सैल्मोनेला टाइफाइड में। फिर रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन ह्यूमन आर ओनली रिजर्वायर, तो ह्यूमन हमारा खाली स्रोत है इन्फेक्शन का। केसेस, अ केस is infectious as long as bacilla appears in stool or urine, तो केस है वो तब तक इन्फेक्टेड रहेगा वो इंसान जब तक उसके यूरिन मल मूत्र में हमारे को बेसिलाई बैक्टीरिया सैल्मोनेला का दिखाई देगा। केसेस में भी माइल्ड और सीवियर, केसेस हमारे माइल्ड से लेकर सीवियर तक हो सकते हैं। बाय द एंड ऑफ 3 मंथ, 3 मंथ के एंड में नॉट मोर देन 4% ऑफ केसेस आर स्टिल एक्सक्रीटिंग द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और 3 महीने के अंत में नॉट मोर देन 4% से कम लोगों के मल और मूत्र में ये ऑर्गेनिज्म दिखता है। एंड बाय द एंड ऑफ 1 ईयर, और 1 साल के एंड होने तक द एवरेज कैरियर रेट इज अराउंड 3%, और एवरेज कैरियर रेट 3% होता है। कैरियर रेट मतलब कि एक जने से दूसरे जने होने का जो कैरियर होता है। कैरियर अब क्या है, टेम्पररी इंक्यूबेटरी एक्सक्रीट बेसिलाई फॉर 6 to 8 वीक्स, ठीक है। टेम्पररी बेसिस पे कैरियर होता है वो इंडिविजुअल इसका, और इसमें वो क्या करेगा, एक्सक्रीट करता है बैक्टीरिया को 6 से 8 हफ्तों तक। पर्सन हु एक्सक्रीट द बेसिलाई फॉर मोर देन अ ईयर आफ्टर अ क्लिनिकल अटैक आर कॉल्ड क्रॉनिक कैरियर, और ऐसे पेशेंट जो एक्सक्रीट करते हैं बेसिलाई को मोर देन अ ईयर, 1 हफ्ते से ज्यादा, आफ्टर अ क्लिनिकल अटैक के बाद, तो उसको हम क्रॉनिक कैरियर बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्रॉनिक ऑर्गेनिज्म परसिस्ट इन गॉल ब्लैडर और बाइलरी सिस्टम, तो क्रॉनिक ऑर्गेनिज्म है वो हमारा गॉल ब्लैडर में रहता है और हमारा बाइलरी सिस्टम में एक्सपेक्टेड टू डेवलप इन 2 to 5% ऑफ केसेस, और ये हमारे 2 से 5% के केसेस में ये डेवलप होता है। में एक्सक्रीट द बेसिलाई फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो बेसिलाई हमारे सेवरल ईयर्स तक एक्सक्रीट होता है, मे बी एज लॉन्ग एज 50 ईयर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 50 ईयर्स तक, आइदर कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली, या तो कंटिन्यूस बेसिस पे या फिर इंटरमिटेंट में। द फेमस केस ऑफ टाइफाइड मैरी, फेमस केस जो टाइफाइड का है वो है टाइफाइड मैरी, हु गिव राइज टू मोर देन 1300 केसेस इन अ लाइफ टाइम, जिसमें एक बार जब उसको टाइफाइड हुआ था उसके बाद उसने कुल मिला के 1300 केसेस अपनी लाइफ, मतलब 1300 और लोगों को इन्फेक्ट किया था अपनी वजह से, क्योंकि वो उसकी क्रॉनिक कैरियर थी, ठीक है। क्रॉनिक कैरियर मैंने क्या बोला था, पर्सन टू एक्सक्रीट द बेसिलाई फॉर मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज्यादा अपना जो सैल्मोनेला टाइफाइड है उसका बेसिलाई अपने यूरिन और स्टूल से बाहर निकालता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, प्राइमरी सोर्स है फीसिस एंड यूरिन इन केस ऑफ केसेस एंड कैरियर, ठीक है। फीसिस मल और मूत्र हमारे कैरियर के केस में, और फीसिस कैरियर्स आर मोर फ्रीक्वेंट देन यूरिनरी कैरियर, और फीसिस से ये हमारा ज्यादा जल्दी फैलता है एज कंपेयर टू यूरिनरी कैरियर। फिर सेकेंडरी सोर्सेज में कंटामिनेटेड वाटर, फूड, फिंगर्स, फ्लाई, ठीक है। कंटेमिनेटेड अगर हमारे हाथ, खाना,
ठीक है। और ये मक्खी, पानी, इनसे अगर ये गंदे हैं, दूषित है, तो इनकी वजह से हमको इन्फेक्शन हो। होस्ट फैक्टर सबसे पहले आता है एज। एज में हमने ऐसा देखा है, हाईएस्ट इंसिडेंस से इंसिडेंट रेट 5 to 19 ईयर्स की एज में होते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल की उम्र के बाद, द इंसिडेंट फॉल्स ड्यू टू एक्विजिशन ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। लेकिन 20 साल के बाद ये केसेस होना कम हो जाता है, क्योंकि फिर बच्चे को अपने आप इम्यूनिटी उसकी बन जाती है। सेक्स, ठीक है। जेंडर में क्या देखा गया, केसेस मोर इन मेल देन फीमेल, ज्यादातर ये आदमियों को होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। कैरियर रेट इज मोर इन फीमेल्स, लेकिन कैरियर रेट है वो फीमेल्स में ज्यादा है। इम्यूनिटी, एंटीबायोटिक एंटीबॉडी मे बी स्टिमुलेटेड बाय इंफेक्शन और इम्यूनाइजेशन। एंटीबॉडी हमारी बन जाती है एक बार इंफेक्शन होने से या फिर वैक्सीनेशन होने से। एंटीबॉडी अगेंस्ट ओ, एंटीबॉडी है जो हमारी अगेंस्ट काम करती है ओ एंटीजन के, इज हायर इन पेशेंट विद डिजीज ऑफ with the disease, and antibiotic H antigen is higher in immunized patient, ठीक है। और एंटीजन एंटीबॉडी टाइप H हमारा ज्यादा होता है इम्यूनाइज्ड पेशेंट में। Salmonella typhi is intracellular organism, so cell-mediated immunity plays a major role in combating the infection. Environmental and social factor में ये देखा गया, टाइफाइड फीवर regarded as index of general sanitation in our country। जो टाइफाइड फीवर है ये हमारी कंट्री में ज्यादातर क्यों होता है, क्योंकि अच्छे से साफ सफाई नहीं होती है, ठीक है। सारा कूड़ा गंदगी वही होती है, वही खाना बन रहा होता है, वही पीने का पानी होता है, इसी की वजह से इंक्रीज इंसिडेंस इन जुलाई और सितंबर, और इसके ज्यादातर केसेस जुलाई और सितंबर में इंक्रीज होते हैं। आउटसाइड ह्यूमन बॉडी, बेसिलाई फाउंड इन वाटर, ह्यूमन बॉडी के बाहर हमारा ये बैक्टीरिया है वो कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, पानी में। 2 to 7 days बट डू नॉट मल्टीप्लाई, 2 से 7 दिन तक ये पानी में जी सकता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, नंबर नहीं बढ़ पाएंगे इसके। सॉइल इरिगेटेड विद सीवेज अप टू 70 days, ठीक है। और जो नाली के गंदे पानी से जो सॉइल में अगर हमने इरिगेशन करी हो तो वहां पर भी हमारा ये जो बैक्टीरिया 70 days तक जी सकता है। आइस एंड आइसक्रीम ओवर अ मंथ, बर्फ में या फिर कोई आइसक्रीम में हमारा सैल्मोनेला टाइफा 1 महीने तक जीवित रह सकता है। फूड में मल्टीप्लाई एंड सर्वाइव फॉर सम टाइम, ठीक है। फूड में खाने में सैल्मोनेला टाइफा मल्टीप्लाई होता है नंबर में एंड सर्वाइव फॉर सम टाइम, और थोड़े समय तक सर्वाइव रहता है। मिल्क में मिल्क ग्रो रेपिडली विदाउट ऑल्टरिंग इट्स टेस्ट, ठीक है। और मिल्क में ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है, और इसमें इससे क्या होता है, लेकिन इसका टेस्ट भी चेंज नहीं होता मिल्क का। फिर वेजिटेबल जो हमारा सीवेज में उगाई जाती है, ठीक है। सीवेज के पानी जिस वेजिटेबल को उगाने में यूज किया जाता है उसमें से हमारा सैल्मोनेला टाइफाइड होने के चांसेस हैं उस वेजिटेबल में, ठीक है। पॉल्यूशन और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जहाँ होती है वहाँ पे पॉल्यूशन है, अगर तो ओपन एरिया डेसिकेशन एंड यूरिनेशन, ठीक, खुले में जो लोग शौच करते हैं वहाँ पर हमारा ये बैक्टीरिया पाया जाता है। लो पर्सनल हाइजीन, ठीक है, जो इंसान अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करता अच्छे से, खुद की सफाई, ठीक है, तो उनमें भी ये हमारा देखा जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड, अब इसका इंक्यूबेशन है यूजुअली 10 to 14 डेज, 10 से 14 दिन तक हमको लक्षण आ जाते हैं, बट इट मे बी शॉर्ट, ये छोटे भी हो सकते हैं, एज 3 days और लॉन्ग एज 21 days, 3 दिन या फिर 21 दिन तक भी, डिपेंडिंग अपॉन द डोज ऑफ बेसिला इंजेक्टेड, तो ये डिपेंड करता है कि किसी ने कितना बेसिला अंदर लिया था। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये हमारा, कैसे होता है, फीसिस एंड यूरिन फ्रॉम केसेस ऑफ कैरियर, ठीक है, वाटर, सॉइल, फ्लाइज, फिंगर। फिर अगर हम फूड, रॉ फूड और कुक फूड अगर हम लेंगे, ठीक है, माउथ ऑफ वेट पर्सन, अगर किसी सही इंसान के भी खाने में वो चला गया, मुंह में चला गया, तो इससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है। क्लिनिकल फीचर ये है कि पहले हफ्ते में पेशेंट को बहुत ज्यादा बॉडी में थकान रहेगी, सर दर्द रहेगा, खांसी रहेगी,
सॉर थ्रोट रहेगा, प्रोड्रोमल डिजीज. The disease classically present with step ladder fashion in temperature 40 to 41 up to 5 days. ठीक है, तो स्टेप लेडर राइज में होता है कि मतलब कि सीढ़ी की तरह ऊपर नीचे करके हमारे टेम्परेचर रहेगा 4 से 5 दिन तक अकम्पनीड है, और इसके साथ साथ पेशेंट को सर दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होगा. ठीक है, एंड कॉन्स्टिपेशन और टी सूप डायरिया. कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, मतलब जब पेट दस्त नहीं, पेट कॉन्स्टिपेशन मतलब जब स्टूल पास नहीं होता, और टी सूप डायरिया मतलब कि मटर के दानों की तरह उस पर डायरिया होगा, मतलब पानी वाला डायरिया जिसमें छोटे छोटा मटर के दाने जैसा निकलेगा. सेकेंड वीक और दूसरे हफ्ते में बिटवीन द 7 to 10th डेज ऑफ इलनेस, 7 से 10 दिन के बीच की जो बीमारी है, माइल्ड हेपेटोस्प्लीनोमेगाली अकर्स इन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट. बहुत सारे पेशेंट में थोड़ी थोड़ी स्प्लीन में उनके और उनके मतलब किडनी में थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग दिख सकती है. रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया में अपर, और उससे ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है पेशेंट को. रोज स्पॉट्स में भी तीन, और उसकी बॉडी में छोटे छोटे से रोज स्पॉट्स भी दिखेंगे. थर्ड वीक में पेशेंट को होगा, तो पेशेंट विल अपेयर इन द टाइफॉइड स्टेट. पेशेंट टाइफॉइड स्टेट में आ जाएगा, विच द स्टेट ऑफ प्रोलॉन्ग अफेक्ट. और ये बहुत लंबे समय का स्टेट है, इसमें पेशेंट को अफेक्ट ही होगा, मतलब कोई इमोशंस नहीं दिखेगा. टॉक्सीमिया, ठीक है, ब्लड में इंफेक्शन होगा, डिलीरियम स्टेज में जा सकता है, डिसोरिएंटेशन हो सकता है, एंड और कोमा, और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है. डायरिया will then become apparent, और इस टाइम पे डायरिया पेशेंट का खत्म हो जाएगा. दर्द if left untreated by this time, और इस समय भी पेशेंट को अगर हमने ट्रीट नहीं करा, there is high risk. तो पेशेंट को हाई रिस्क होने का चांसेस है 5 से 10% हो सकता है. उसका इंटेस्टाइन, उसकी आंसर में अब अंदर हेमरेज हो जाएगा, परफोरेशन हो जाएगा. ठीक है, रेयर कॉम्प्लिकेशन है हमारे हेपेटाइटिस, निमोनिया, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, मायोकार्डाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, नेफ्राइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड साइकोसिस. फिर 2 से 5% पेशेंट्स में दे बिकम गॉल ब्लैडर कैरियर. ठीक है, गॉल ब्लैडर कैरियर भी हो सकते हैं. रोज स्पॉट क्या होता है? ड्यूरिंग सेकेंड वीक में पिंक पैप्यूल 2 to 3 mm ऑन ट्रंक. पेशेंट की ये वाली जो ट्रंक होती है, वहाँ पे 2 से 3 mm के उसको छोटे छोटे से पिंक कलर के दाने हो जाएंगे. फेड ऑन प्रेशर, और ये प्रेशर जब लगेगा उनमें तो वो एकदम से फेड हो जाएंगे. डिसअपेयर्स इन 3 to 4 days, और 3 से 4 दिन तक ये रहेंगे, फिर उसके बाद अपने आप ही ठीक होने लग जाते हैं. सिम्टम जैसे मैंने आपको बताया, रेड स्पॉट, एक पेन मतलब दर्द, हाई फीवर, टाइफाइड मेनिंजाइटिस, चेस्ट कंजेशन, डायरिया. मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पेशेंट को टॉक्सिक मायोकार्डाइटिस, टाइफाइड लोबर निमोनिया, टाइफाइड नेफ्राइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस, वीनस थ्रोम्बोसिस, hemolytic anemia, severe bronchitis and meningitis. These are the medical complications of typhoid fever. Then लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड. क्या क्या लैब टेस्ट में क्या क्या जानते हैं जो हम लोग टाइफाइड में करवाते हैं? सबसे पहले तो है बैक्टीरियमिया अकर्स अर्ली इन द डिजीज. इसमें क्या होता है, डिजीज की स्टार्टिंग में ही पेशेंट को बैक्टीरियमिया हो जाएगा, मतलब उसकी जो ब्लड है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा. ब्लड कल्चर आर पॉजिटिव, और ब्लड कल्चर पेशेंट का पॉजिटिव आएगा. फर्स्ट वीक इन 90%, पहले हफ्ते में बीमारी के 90% ब्लड कल्चर पॉजिटिव होगा, दूसरे हफ्ते में 75%, तीसरे हफ्ते में 60%, और चौथे हफ्ते या उसके बाद 25%. सीरोलॉजिकल प्रोसीजर में क्या करते हैं हम लोग? विडाल टेस्ट. ठीक है, विडाल टेस्ट में क्या है? सिग्निफिकेंट टाइटर हेल्थ इन डायग्नोसिस. ये एक टेस्ट है जो हम गोल्डन टेस्ट है जो हम सिर्फ और सिर्फ टाइफाइड फीवर के लिए करते हैं. सीरम एग्लूटिनेंस राइज abruptly during the second or third week. The following titers of antibodies against the antigens are significant when single sample is tested. ठीक है, और इसके नए टेस्ट आए थे टाइफाइड को जांचने के लिए, जैसे ITL डिटेक्ट. ये हमारे डिटेक्ट करता था बॉडी में थोड़े ही मिनट में कि हमारे उसमें IgM09 की एंटीबॉडी कितनी है.
टाइफाइड डॉट डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ IgM और IgG की एंटीबॉडी कितनी है हमारे ब्लड में 1 घंटे में पता लगाता था। टाइफाइड डॉट एम करता था IgM ओनली हमारी बॉडी में कितने हैं और IgM डिप्स्टिक टेस्ट। कंट्रोल ऑफ टाइफाइड फीवर, क्या क्या कंट्रोल है इसको, क्या क्या चीजें हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल ऑफ रिजर्वॉयर दैट इज कैरियर्स एंड केसेस, कंट्रोल ऑफ सैनिटेशन, देन इम्यूनाइजेशन। फर्स्ट वन इज केसेस। केसेस कैसे करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस बाय ब्लड कल्चर एंड स्टूल। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस कर देंगे कैसे, अगर हम ब्लड कल्चर करेंगे या स्टूल तो इससे हमें पहले ही पता चल जाएगा। नोटिफिकेशन देन व्हेन इट इज मैंडेटरी, और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम लोगों को देता रहना है और जब जरूरत होगी तब तो जरूर देना। आइसोलेशन टिल 3 नेगेटिव टेस्ट, और आइसोलेट करके रखना है पेशेंट को जब तक कि उसके 3 नेगेटिव टेस्ट हैं। ट्रीटमेंट में एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट करना है। डिसइंफेक्शन ऑफ स्टूल एंड यूरिन बाय 5% क्रीजॉल और 2 आवर्स एंड क्लोज बाय 2% क्लोरीन। तो पेशेंट का स्टूल को और यूरिन को 5% क्रीजॉल में 2 घंटे तक रखना है, उसके बाद वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। और क्लॉथ को हमें 2% क्लोरीन डाल के रखना है। फॉलो अप एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल एंड यूरिन, फॉलो अप स्टूल और यूरिन का एग्जामिनेशन पेशेंट को करने के लिए बोलना है 3 से 4 महीने में, एंड एट 12 मंथ आफ्टर डिस्चार्ज, और 12 महीने डिस्चार्ज होने के 12 महीने बाद ये दोबारा टेस्ट करना है। फॉलो अप मैनेजमेंट ऑफ फीवर, टाइफाइड फीवर का मैनेजमेंट है जनरल केयर करना है, मेंटेनेंस एडिक्वेट हाइड्रेशन, पेशेंट की बॉडी में प्रॉपर तरीके का हाइड्रेशन मेंटेन करना है। पेशेंट को बुखार आएगा तो उसको एंटीबायोटिक्स देनी है बुखार उतारने पे, अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन देना है। स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल थेरेपी इन मेन स्टे ट्रीटमेंट, इन्होंने कुछ मेडिसिन के नाम दिए, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, ये सब चीजें हमको पेशेंट को देना है। इन केस ऑफ क्यूनोलॉन रेजिस्टेंस, पेशेंट को अगर पेशेंट को क्यूनोलॉन का अगर रेजिस्टेंस होगा उसकी बॉडी को, तो उसको एजिथ्रोमाइसिन 3rd जनरेशन का देना है विद सेफेलोस्पोरिन। ठीक है, ये है जिसमें आपको जिसका डेली डोज कितनी हमारी है वो देनी है हमको और कितने दिनों तक। डाइट, पेशेंट को ऐसी डाइट देंगे जिसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होगा। तो पेशेंट अगर इनटेक आउटपुट कहीं कर रहा है तो उसको हम प्रॉपरली चार्ज करेंगे। ओरल न्यूट्रिशन विद सॉफ्ट डाइजेस्टेबल डाइट, पेशेंट को फोर्स करेंगे कि ओरली न्यूट्रिशन ले, ठीक है, जिसमें हम उसको सॉफ्ट डाइट देंगे। प्रेफरेबली इन द एब्सेंस ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन इलियस, ठीक है, ज़्यादातर हम पेशेंट को इलियम का एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा क्योंकि उसकी इलियम सूज रखा है या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रखी है उसको, तो फिर उस टाइम पे हम उसको सॉफ्ट डाइट देंगे। एक्टिविटी, नो स्पेसिफिक लिमिटेशन ऑन एक्टिविटी आर इंडिकेटेड, ठीक है, हमें ऐसी कोई लिमिटेशन पेशेंट पे नहीं डालनी है। रेस्ट इज हेल्पफुल, पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलना है प्रॉपर, बस मोबिलिटी शुड बी मेंटेन इज टॉलरेबल, ठीक है, पेशेंट को लेकिन अगर टॉलरेबल है, पेशेंट टॉलरेट कर रहा है तो उसको मोबिलिटी करने के लिए बोल रहा है, मोबाइल करने के लिए बोल रहा है। तो पेशेंट शुड बी एनकरेज टू स्टे होम फ्रॉम वर्क अंटिल रिकवरी, पेशेंट को घर पे रहने के लिए बोल रहे हैं आराम से जब तक कि उसका अच्छे से रिकवरी ना हुई हो। कैरियर्स हैं आइडेंटिफिकेशन बाय कल्चरल एंड फिजियोलॉजिकल टेस्ट से हमें कैरियर का पता लगाना है, फिर उसको इंटेंसिव कोर्स का ट्रीटमेंट देना है। अब एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन का कम से कम 6 हफ्तों तक कितना डोज, 2 से 2 ग्राम पर डे। सर्जरी लाइक कॉलिस्टेक्टमी इज नीडेड, और पेशेंट का कॉलिस्टेक्टमी भी कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर बाहर भी निकाल सकते हैं अगर जरूरत होगी। कॉलिस्टेक्टमी विद कॉम्पिटेंट एम्पिसिलिन थेरेपी की अंडर सर्विलेंस के अंदर रखना है पेशेंट को, हेल्थ टीचिंग देनी है। कंट्रोल ऑफ सैनिटेशन, प्रोडक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर होता है, हम पेशेंट का पानी पीने का अच्छे से उसको प्रोटेक्शन में और पूरा प्योर फॉर्म में उसको पानी देना है। इम्प्रूवमेंट ऑफ बेसिक सैनिटेशन कराना है। प्रमोशन ऑफ फूड हाइजीन एंड सैनिटेशन इज कंबाइंड विद एजुकेशन, द एफर्ट और इफेक्ट tend to be cumulative, resulting in steady reduce of typhoid fever. The immunization.
इम्यूनाइजेशन जो बच्चे 2 साल से कम के हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं टाइफाइड का इंजेक्शन देने के। उसमें क्या है, those living endemic area ऐसे लोग जो महामारी क्षेत्रों में रहते हैं, हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट पे या फिर ग्रुपेड रिस्क लाइक स्कूल चिल्ड्रन एंड हॉस्पिटल, सब ऐसे लोग जो कि रिस्क हैं, जो कि स्कूल बच्चे स्कूल में जाने वाले या फिर हॉस्पिटल का स्टाफ, दोज अटेंडिंग मेल मिलाजन या और ऐसे पेशेंट जो काफी समय से या फिर काफी अभी तुरंत हाल में ही किसी मेला या फिर किसी यात्रा से चुका है। 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीन, 3 टाइप का वैक्सीन होता है, इंजेक्टेबल, लाइव ओरल वैक्सीन, देन टैग वैक्सीन। ठीक है, हमारा इंजेक्शन टाइफन है, टाइफन का हमारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है।